नमस्कार दोस्तों जी। आज मैं एक मर्डर मिस्ट्री आपको सुनाने वाला हूं। एक मर्डर मिस्ट्री जिसे पुलिस ने सिर्फ शर्ट के 3 बटन के जरिए सुलझाया। कैसे पुलिस ने यह मामला सुलझाया, शर्ट के 3 बटन कैसे किसी कातिल का पता दे सकते हैं, कैसे पूरे मामले को अनफोल्ड कर सकते हैं, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होगा। हालांकि जुर्म की घटनाओं में, खासकर मर्डर के मामले में, किसी चीज़ को दिलचस्प कहना बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जिस तरह से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और अब ध्यान से सुनिए कि ये वाकया है क्या, कैसे हुआ। मुंबई में नाला सोपारा एक बड़ी लोकेलिटी है, आप सबको पता होगा, आप सबने नाम ज़रूर सुन रखा होगा। नाला सोपारा इलाके में एक पुलिस स्टेशन है, तुलिंज नाम है इस पुलिस स्टेशन का। तो तुलिंज पुलिस स्टेशन में 21 जून को, इसी साल 2019 21 जून को एक एनोनिमस फ़ोन कॉल आता है। एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स ये बताता है कि साहब जल्दी चले आइए। पुलिस वालों को कहता है कि जल्दी चले आइए, यहाँ श्री राम नगर का जो ओवर ब्रिज है उसके पास में एक प्लास्टिक के बैग में किसी आदमी की लाश पड़ी है। तो ये बात सुनते ही पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बैग में लाश अगर किसी आइसोलेटेड जगह पर पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है मामला कत्ल का है। पुलिस फौरन मौका वारदात के लिए रवाना हो जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जब एक प्लास्टिक का बैग पड़ा होता है बड़ा सा, उसे जब पुलिस खोलती है तो जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को फ़ोन करने वाला आदमी ने दी थी वो बात बिल्कुल सही निकलती है। उस बैग में एक आदमी की लाश मिलती है। आदमी की उम्र तकरीबन यही 30 साल के आसपास की बताई जाती है, मतलब डेड बॉडी को देखने से ये लगता है। और जो लाश है उसको देखकर ये भी पता चलता है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है उसके चेहरे पर हथौड़े से घातक वार किए गए हैं। तो ये मर्डर है सीधा सीधा। पुलिस इस मामले में लाश रिकवर करती है, लाश बरामद करती है और बरामद करने के बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इस बीच जब पुलिस लाश की तलाशी ले रही होती है, कहने का मतलब लाश की पैंट, शर्ट इनकी जेबें टटोलती है पुलिस इस उम्मीद से कि शायद कोई पेपर का टुकड़ा मिले, शायद कोई विजिटिंग कार्ड मिले, शायद कोई आई कार्ड मिले जिससे इस मरने वाले की पहचान हो सके। तो इस कोशिश में जब पुलिस इस लाश की तलाशी लेती है तो पुलिस को पूरे लाश से और तो कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन जो शर्ट पुलिस को मिलती है उस शर्ट में पुलिस को एक टेलरिंग शॉप का, जहां से वो शर्ट सिलवाई गई थी, वहां का एक स्टिकर मिलता है। स्टिकर आपको पता है, मतलब कपड़े का ही एक स्टिकर होता है जो कॉलर पर टेलर सिल दिया करते हैं। तो वो स्टिकर जो है उसमें लिखा हुआ होता है एसवी मेंस वियर मुंबई 6। तो ये टेलर की दुकान है एसबी मेंस वियर के नाम से, और मुंबई 6 पिन कोड के हिसाब से जो है ये इलाका कमाठीपुरा के आसपास का इलाका है। ऐसा पुलिस जो है वो जीरो इन करती है। पुलिस को पता चलता है कि ये मुंबई 6 मतलब कमाठीपुरा का इलाका है। तो पुलिस कमाठीपुरा के इलाके में अब तलाशी अभियान चलाती है। कमाठीपुरा के बारे में जल्दी से आपको बताऊं, कमाठीपुरा बेसिकली एंटायर एरिया तो नहीं, लेकिन कमाठीपुरा में एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया मुंबई का आबाद है, जहां पर फ्लैश ट्रेड कह लें या जिस्म फरोशी का कारोबार जो है इस कमाठीपुरा के इलाके में होता है। तो कमाठीपुरा के इलाके में ही ये टेलर की भी दुकान है। तो पुलिस को जब इस एसबी मेंस वियर का पता चला शर्ट के कॉलर पे लगा हुए स्टिकर के जरिए, तो पुलिस एसबी मेंस वियर की दुकान ढूंढते हुए कमाठीपुरा पहुंची और फाइनली पुलिस ने वो दुकान ढूंढ भी ली। और ढूंढने के बाद पुलिस ने लाश के जिस्म पर, मतलब लाश पर जो शर्ट पहनी हुई थी लाश ने, मरने वाले आदमी ने, उस शर्ट को पुलिस ने दिखाया एसबी मेंस वियर के जो टेलर मास्टर है उसको, और पूछा कि ये शर्ट तो आपके यहाँ से सिली हुई है, क्या आप इस शर्ट को देखकर बता सकते हैं कि ये शर्ट आपने किसके लिए सिली थी, किसको सिल कर दी थी। तो टेलर जो है वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है, चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई भी टेलर जो है, कोई भी दर्जी, वो कोई 1 या 2 शर्ट तो सिलता नहीं। तो बहुत सारे शर्ट वो सिल चुका है। अब ये शर्ट कब किसने सिलवाया ये देखकर वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। अपने बही खाते पलटता भी है कि कहीं कोई नाम या जो शर्ट होता है, आपको पता है टेलर वाले जो होते हैं शर्ट या पैंट का कपड़े का एक टुकड़ा छोटा सा काट कर अपनी डायरी में चिपका लेते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएं कि किसके नाम से वो शर्ट बनाई थी या पैंट बनाई थी। तो पुलिस के कहने पर वो सारे डायरी के पन्ने भी पलटता है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती।
और वो शर्ट देखकर पहचान नहीं पाता कि उसका ग्राहक कौन है। लेकिन तभी मतलब इसको आप किस्मत कहें या तकदीर कहें, इत्तेफाक कहें, जब वो शर्ट का कॉलर जब वो टेलर मास्टर चेक करने के चक्कर में पलटता है तो कॉलर के नीचे इस जगह पर यहां उसको 3 बटन लगे हुए दिखते हैं और एक धागा भी लगा हुआ है। उस धागे से देखकर लगता है कि बेसिकली यहां 4 बटन लगे हुए थे और 4 में से 3 बटन इंटैक्ट हैं, एक बटन कहीं टूटकर गिर गया। तो ये जो 3 बटन टेलर वाला देखता है, और ये सारे बटन जो है, कोई ऐसा नहीं कि शर्ट की जो बटन है उसी कलर की और सेम मेक की बटन लगी हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग कलर के बटन थे। तो ये 3 अलग अलग कलर के बटन देखकर टेलर मास्टर की आंखें जो है वो चमक उठती है। उसको लगता है कि अरे हमने तो पकड़ लिया, ये शर्ट किसने सिलवाया था। और टेलर मास्टर फौरन जो है वो पुलिस को बताता है कि साहब मुझे याद आ गया, ये शर्ट जो है हमारे एक ग्राहक ने सिलवाया था और उसका नाम कृष्णा है। तो अब पुलिस की भी आंखें चमक उठती है। पुलिस को लगता है कि अरे वाह, ये तो लग रहा है कि हमारी कोशिश कामयाब हो रही है, क्लू हमें मिल चुका है और हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलिस जो है वो पूछती है कि अच्छा ये कौन कृष्णा है, मतलब कहाँ रहता है, इसका कोई एड्रेस हो तो बताओ और इसके बारे में तुम क्या जानते हो। तो टेलर वाला बोलता है कि देखिए ये एक ऐसा ग्राहक था जो अपनी शर्ट जब भी मुझसे सिलवाता था तो अपनी शर्ट के कॉलर के नीचे 3-4 बटन अलग अलग कलर के सिलवा लेता था। क्यों सिलवाता था ये टेलर मास्टर भी नहीं जानता था, क्योंकि मान लीजिए अगर ये शर्ट है और इसमें व्हाइट कलर के बटन लगे हुए हैं तो व्हाइट कलर के 3-4 एक्स्ट्रा बटन तो कोई डिमांड कर भी सकता है कि आप लगा देना, कहीं टूट गया तो मैं सिल लूंगा। लेकिन मल्टी कलर के बटन कॉलर के नीचे लगाने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अब ये जो कृष्णा नाम का आदमी है, जो ग्राहक है, अब इसका शौक कह लें, सनक कह लें या कोई अंधविश्वास कह लें, जो भी कह लें, कृष्णा जो है उसकी ये आदत थी कि वो अपने शर्ट के नीचे अलग अलग कलर के 2-3 बटन, 4 बटन टंकवा लिया करता था, सिलवा लिया करता था। तो ये जो अपने ग्राहक की एक अनोखी आदत थी, उस चीज से जो टेलर मास्टर है उसने ग्राहक को पहचान लिया और ग्राहक को पहचानने के बाद उसने कहा कि साहब इस आदमी का नाम कृष्णा है। अब कृष्णा के बारे में तो पता चल गया और कृष्णा के बारे में ये तो पता चल गया कि ये शर्ट कृष्णा की है। लेकिन टेलर मास्टर से जब पूछा गया कि भाई कृष्णा का कोई पता हो तो बताओ, वो तुम्हारा ग्राहक था, कहाँ रहता था, कहाँ से आता था, तो वो कुछ नहीं बता पाया। लेकिन उसने एक और क्लू दिया। टेलर वाले ने कहा कि मैं कृष्णा का एड्रेस तो नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, बातों बातों में मुझे कृष्णा ने यह बताया था कि वो मुंबई सेंट्रल के इलाके में किसी मुस्लिम होटल में काम करता है। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक जानकारी जो है वो इस टेलर शॉप से पुलिस को मिली कृष्णा के बारे में। और ये सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि वेग इंफॉर्मेशन था, क्योंकि मुंबई सेंट्रल भी कोई मतलब बहुत छोटी जगह तो है नहीं और मुंबई सेंट्रल में एक मुस्लिम होटल में ये कृष्णा नाम का आदमी काम करता है। तो ये बात भी जो है ये मतलब एक क्लू था भी और नहीं भी था, क्योंकि पुलिस के लिए मुंबई सेंट्रल के किसी मुस्लिम होटल से कृष्णा नाम के आदमी के बारे में पता निकालना, ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वही है कि जो मुश्किल काम को फेस करते हैं, जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उसी को कामयाबी मिलती है। तो यहां पुलिस टीम ने इस इंफॉर्मेशन को भी एक्सप्लोर करने का फैसला किया। पुलिस के पास शर्ट तो था ही, शर्ट लेकर पुलिस हर जगह घूम नहीं सकती थी। शर्ट जहां पर लेकर आना था टेलर शॉप तक, टेलरिंग शॉप तक, वहां तक पुलिस लेकर आई। कृष्णा का पता चल गया और यह भी पता चल गया कि कृष्णा नाम का यह आदमी मुंबई सेंट्रल के किसी मुस्लिम होटल में काम करता है। तो पुलिस के पास कृष्णा के लाश की तस्वीर थी जो सीन ऑफ क्राइम में पुलिस वालों ने क्लिक की थी। फॉरेंसिक की टीम और क्राइम टीम जब आती है तो वो लाश की तस्वीर कहां पर पड़ी हुई है, किस बैग में है, सारी चीजें क्लिक करती है फोटोग्राफ। तो वो जो लाश की तस्वीरें थी वो तस्वीरें लेकर पुलिस अब मुंबई सेंट्रल के लिए निकल पड़ी। वहां पुलिस ने कुछ मुस्लिम होटलों में जाकर पता किया, जानकारी जुटाई और इसी कोशिश में पुलिस को इस कृष्णा के बारे में एक और इंफॉर्मेशन मिली। एक होटल वाले ने इस आदमी को पहचान लिया और उसने कहा कि अरे ये तो हमारा ही स्टाफ है कृष्णा, और ये पिछले 3-4 दिनों से हमारे यहाँ आ भी नहीं रहा है होटल में। तो क्या हुआ इसको,
तो पुलिस ने बताया कि देखिए ये तो लाश की तस्वीर है, इसका मर्डर हो गया है और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कत्ल किसने किया है। तो ये जो मुस्लिम होटल वाला है, यानी जो होटल का मालिक है, उसने फिर पुलिस को ये बताया कि कृष्णा तो गायब है ही, कृष्णा के साथ एक और भी लड़का गायब है और कृष्णा कहाँ रहता था ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके साथ जो लड़का गायब है वो भी हमारा ही स्टाफ है और वो मुंबई के भाईंदर इलाके में रहता है, इसके बारे में मुझे पता है। तो भाईंदर वाले के बारे में जो है वो पुलिस को जानकारी मिली और इस भाईंदर वाले बंदे का, भाईंदर वाले आदमी का नंबर भी उस होटल से पुलिस को मिल गया। अब पुलिस को ये लगने लगा कि जिस तरह से कृष्णा गायब है और कृष्णा की तो लाश ही मिल गई, लेकिन भाईंदर वाला लड़का जिस तरह से गायब है, ये आ नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाईंदर वाला जो लड़का है उसी ने कृष्णा का कत्ल किया हो। तो पुलिस को अब लगने लगा कि चलो अब हम इस मामले को सुलझाने के करीब हैं, क्योंकि अगर हम भाईंदर वाले लड़के को ढूंढ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कृष्णा का मर्डर उसने क्यों किया और क्या कहानी थी। तो पुलिस अब भाईंदर वाले लड़के की तलाश करते हुए जब कृष्णा के बारे में पूछा कि भाई कृष्णा जो तुम्हारा साथी है उसका मर्डर हो चुका है, उसके बारे में तुम क्या जानते हो और वो कहाँ रहता है, तो भाईंदर वाले लड़के को भी कृष्णा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने जो है कृष्णा का मोबाइल नंबर दिया। एक इन्फॉर्मेशन ये कि मोबाइल नंबर कृष्णा का मिल गया भाईंदर वाले लड़के से, और दूसरा भाईंदर वाला आदमी या लड़का जो भी है उसने ये बताया पुलिस को कि ये कृष्णा जो है ये नाला सोपारे के इलाके में किसी ज्योति नाम की लड़की के साथ रहता है। तो अब दो बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन पुलिस को, नए इंफॉर्मेशन मिले। एक इंफॉर्मेशन तो ये मिला कि कृष्णा का मोबाइल नंबर मिल गया, दूसरा इंफॉर्मेशन ये मिला कि कृष्णा जो है नाला सोपारा में ज्योति नाम की किसी लड़की नंबर नजर आया। पुलिस को लगा कि हो ना हो ये महिला ही ज्योति होगी, और पुलिस ने, और ये महिला भी इत्तेफाक से नाला सोपारा की ही थी। नाला सोपारा का एक नंबर था, महिला का ही नंबर था। पुलिस ने फौरन नाला सोपारा पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस महिला को फ़ोन किया और महिला से मिलने चली गई। जब महिला से मिलने चली गई और उसको बोला कि तुम्हारी कृष्णा से लगातार, मतलब तुम्हारी कृष्णा से बात हुई थी और कहीं तुमने कृष्णा को जानती हो क्या, तुमने उसका मर्डर किया है क्या, जो भी इस तरह की बातें पुलिस ने पूछी, तो उस महिला ने बड़ी हैरानी जताई। उसने कहा नहीं, मैं तो किसी कृष्णा को जानती भी नहीं और कभी मेरे मोबाइल फ़ोन से कृष्णा से कोई बात ही नहीं हुई। आप चाहे तो मेरा मोबाइल फ़ोन चेक कर लीजिए। पुलिस ने जब मोबाइल फ़ोन चेक किया पिछले 3-4 दिनों का कॉल डिटेल, तो पुलिस ने मोबाइल फ़ोन के जो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स हैं उसमें से तो कृष्णा का नंबर पुलिस को नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने जब CDR यानी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जब उस महिला को दिखाया और बोला कि ये देखो कृष्णा का नंबर है और इस नंबर से तुम्हारे नंबर पर बात हुई है, तो वो महिला जो है थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने याद किया, बोला कि अरे मेरी एक सहेली है और उस सहेली ने एक बार मुझसे मेरा फ़ोन मांगा था और उसने किसी से बात भी की थी। बात करने के बाद उसने फ़ोन मुझे वापस तो कर दिया, लेकिन उसने जिससे भी बात की थी उसका नंबर लास्ट कॉल की जो लिस्ट होती है उससे डिलीट कर दिया था। तो मुझे नहीं पता कहीं ये मेरी सहेली का ही कोई जानकार ना हो। तो पुलिस कि अब तक की जो तफ्तीश थी उसके मुताबिक भाईंदर का जो बंदा था उसको भी क्लीन चिट मिल गई। टेलर मास्टर को तो खैर उस पर कोई शक ही नहीं था। और ये जो भाईंदर के बंदे के जरिए ये जो एक महिला के बारे में पता चला, इस महिला को भी पुलिस को अब क्लीन चिट देनी पड़ी, क्योंकि पुलिस को ये समझ में आ गया कि ये महिला वाकई कृष्णा को नहीं जानती है, लेकिन इस महिला की कोई सहेली है जिसने कृष्णा को फोन किया था। तो कुल मिलाकर इस महिला को भी पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। और अब पुलिस जो है वो आगे बढ़ी इस मामले की तफ्तीश करने के लिए, और पुलिस इस कोशिश में जो है पुलिस ने इस लड़की से या इस महिला से, जो भी कह लें, जिसके पास अभी पुलिस पहुंची थी, उससे पुलिस ने फाइनली अपनी उस सहेली का नाम पूछा। बोला कि तुम्हारी वो सहेली कौन है जिसने तुम्हारे फ़ोन से कृष्णा नाम के इस आदमी को फ़ोन किया था। तो इस लड़की ने बताया कि उसका नाम तो ज्योति है। अब पुलिस को जैसे ही ज्योति का नाम कानों में पड़ा, पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि पुलिस को ये याद आया कि भाईंदर वाले बंदे ने ये कहा था कि कृष्णा जो है वो नाला सोपारा में ज्योति नाम की किसी लड़की के साथ रहता है। तो पुलिस को अब जो मिसिंग लिंक्स हैं वो जुड़ते हुए लगने लगे। पुलिस को ये लगने लगा कि अच्छा, इसका मतलब ये वही ज्योति है जो कृष्णा के साथ रहती थी और जिस ज्योति ने इस लड़की का मोबाइल फ़ोन लेकर कृष्णा को एक बार फ़ोन किया था। तो कुल मिलाकर अब पुलिस को ज्योति की तलाश थी। तो ज्योति की तलाश में जब पुलिस आगे बढ़ी तो पुलिस ने ज्योति का नंबर जो है इस महिला से हासिल किया, और अब
उसका CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो निकाला। एक तरफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला और दूसरी तरफ इस लड़की से यह भी पूछा कि अच्छा ये बताओ ज्योति रहती कहाँ है। तो इस लड़की ने ये बताया कि ज्योति पास ही एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में उसका एक कमरा है और वहाँ रहती है, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिए, पता कर लीजिए। तो पुलिस जब ज्योति के कमरे पर पहुँची तो पुलिस ने देखा कि कमरा लॉक है। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा और पुलिस कमरे के अंदर चली गई। ये ज्योति का कमरा था, ये वही ज्योति थी जो कृष्णा के साथ रहती थी अब तक की जानकारी के मुताबिक। और पुलिस जब कमरे के अंदर गई तो देखी कि कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बना हुआ, कहीं कोई धूल गर्द कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम चमकता हुआ कमरा था। और पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि कमरे की दीवार पर कुछ जगहों पर फ्रेश जो है वो पेंट किए गए थे। आमतौर पर किसी खास जगह पर पेंट इंसान तभी करता है जब कहीं कोई दाग लग गया हो या कहीं कोई गंदा लग गया हो, उस चीज़ को कोई छिपाना चाहता हो। तो पुलिस को वो जो फ्रेश पेंट है उससे पुलिस को शक हुआ कि शायद इस कमरे में कृष्णा का कत्ल हुआ हो और दीवारों पर जो खून है उसे छिपाने के लिए इस कमरे को पेंट किया गया हो, और शायद इस कृष्णा के कत्ल में ज्योति का ही हाथ हो जो उसके साथ रहती है। इसी वजह से ज्योति जो है अब अपने कमरे से रहस्यमय तरीके से गायब भी हो चुकी है। तो पुलिस को अब सारी जो कहानी है वो उसके जो मिसिंग लिंक्स हैं, जो कड़ियां हैं, वो जुड़ती हुई नजर आने लगी। और पुलिस ने जब बारीकी से उसका मुआयना किया कमरे का तो पुलिस ने ये देखा कि पेंट के नीचे वाकई खून के धब्बे हैं और पुलिस को घर के कुछ दूसरे इलाकों में भी खून के धब्बे मिले। और एक बात तकरीबन ये क्लियर हो गया कि ये जो कृष्णा है उसका मर्डर ज्योति के कमरे पर ही हुआ था, जिसके बाद ज्योति भाग गई। इधर पुलिस ने ज्योति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR वो भी निकाला था और उसके बाद इस CDR के जरिए पुलिस को एक आदमी का पता चला जिससे हाल के दिनों में ज्योति की बात हो रही थी और कई बार बात हुई थी। इस आदमी का नाम था मुख्तार। पुलिस मुख्तार की तलाश करते हुए नाला सोपारा के ही एक और लोकेलिटी में पहुंची और वहां पर पुलिस ने मुख्तार के घर पर धावा बोला इस उम्मीद से कि शायद यहां हमें ज्योति भी मिल जाए और मुख्तार भी मिल जाए। लेकिन जब पुलिस ने वहां धावा बोला तो न तो वहां मुख्तार था न ज्योति थी, लेकिन वहां एक और आदमी पुलिस को मिला जिसका नाम था सूरज कुमार झा। सूरज कुमार झा को पुलिस ने कहा भाई तुम यहां कैसे, ये मकान तो मुख्तार का है। तो सूरज कुमार झा ने कहा कि मुख्तार जो है वो पिछले कुछ समय से गायब है, मुझे नहीं पता, मैं अभी यहीं रह रहा हूं कुछ दिनों से। तो पुलिस ने उससे कहा कि तुम मुख्तार को कैसे जानते हो, तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो बोला कि मुख्तार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इस बीच एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि जब ज्योति के घर पुलिस पहुंची और घर का ताला तोड़कर जब पुलिस ने घर के अंदर की तलाशी ली और पुलिस को यह लगने लगा कि कृष्णा का मर्डर इसी कमरे के अंदर हुआ है, ज्योति के घर के अंदर हुआ है, तो पुलिस ने ज्योति के घर के बाहर कुछ एक CCTV कैमरे के जो फुटेज थे उसकी स्कैनिंग की। और इस कोशिश में पुलिस को एक और वाइटल इंफॉर्मेशन मिला, एक और वाइटल पीस ऑफ एविडेंस मिला। वो ये कि पुलिस को CCTV कैमरे में एक बाइक पर 2 लोग एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग ले जाते हुए दिखे और उनको असिस्ट करती हुई एक लड़की भी पुलिस को दिखी। और आपको याद होगा कि प्लास्टिक के बैग में ही कृष्णा की लाश मिली थी। बाइक पर प्लास्टिक का बैग लेकर इन 2 लोग जाते हुए भी दिखे। इसका मतलब ये बात भी तकरीबन क्लियर है कि ये वही 2 लोग हैं जिन लोगों ने कृष्णा का कत्ल किया था। और कृष्णा के साथ जो ज्योति नाम की लड़की रहती थी, एक लड़की भी लाश को ले जाते वक्त इनकी मदद करती हुई दिखी और ज्योति के घर के नीचे की ही ये तस्वीर थी। तो ये सारे CCTV फुटेज भी जो है वो पुलिस की कहानी को और क्लियर कर रहे थे। अब पुलिस को ये इन 2 लोगों की तलाश करनी थी। इसी तलाश में पुलिस ने जब ज्योति का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला तो पुलिस को सबसे पहले मुख्तार नाम के आदमी का पता चला। मुख्तार के घर पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो मुख्तार नहीं मिला, ज्योति भी नहीं मिली, लेकिन वहां सूरज कुमार झा नाम का एक आदमी मिला। और सूरज कुमार झा ने कहा कि हाँ मैं मुख्तार का दोस्त हूं और मैं ज्योति को भी जानता हूं। अब पुलिस ने जब सूरज कुमार झा से सख्ती की और कहा कि ये जो CCTV फुटेज है, इस CCTV फुटेज में ये जो 2 लोग हैं इसमें एक तो तुम लग रहे हो हमें, तो वो जो सूरज कुमार झा है वो टूट गया। उसने कहा कि हाँ साहब ये मैं ही हूं। बोला कि ये किसकी लाश है और क्या कर रहे थे तुम। बोला कि ये लाश कृष्णा की है और मुझे कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूं, मुख्तार मेरा दोस्त है। उस रात
मुख्तार ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और कहा कि हमारे हाथों एक आदमी का कत्ल हो गया है, तुम मेरे दोस्त हो, आओ मेरी मदद करो और ये लाश निपटाने में मेरा साथ दो। तो चूंकि मुख्तार मेरा दोस्त था, मैं चला गया और प्लास्टिक के बैग में कृष्णा नाम का जो भी आदमी था, उसको भी मैं नहीं पहचानता हूँ, उसकी लाश मैं मुख्तार के साथ ले गया और ले जा करके वहीं श्री रामनगर ओवरब्रिज के नीचे हमने वो लाश जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी। मुख्तार के साथ उस समय एक और लड़की भी थी जिसका नाम ज्योति है, और कृष्णा नाम के इस आदमी का कत्ल भी जो है ज्योति के कमरे पर ही हुआ था, जो मुख्तार और ज्योति ने मिलकर किया था। अब पुलिस जो है उसने सूरज कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट होना ही था, क्योंकि जब सबूत मिटाने में और लाश निपटाने में कोई कातिल का साथ देता है तो वो गिरफ्तार होता है, आपको पता है। तो पुलिस ने सूरज कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने कहा कि मुख्तार अभी कहाँ है ये बताओ। सूरज कुमार झा बता नहीं पा रहा था, क्योंकि सूरज कुमार ने ये कहा कि मुख्तार और ज्योति कत्ल की इस घटना के बाद से ही ये जगह छोड़कर चले गए, वो कहाँ गए इसके बारे में हमें नहीं पता। अब पुलिस ने एक तरीका अपनाया। पुलिस ने मुख्तार के कांटेक्ट वाले जितने लोग नाला सोपारा के इलाके में रहते थे, वो सूरज के ज़रिए, ज्योति की सीडीआर के ज़रिए पुलिस को तकरीबन पता चल चुके थे। पुलिस ने उन लोगों को ये बता दिया कि अगर मुख्तार ने तुम में से किसी को भी फ़ोन किया कभी भी तो तुम फ़ौरन हमें बताओगे, पुलिस को बताओगे, वरना तुम भी जेल जाओगे। तो मुख्तार के जानने वाले लोगों के बीच में पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी और उनको आगाह कर दिया, वार्न कर दिया। इसके बाद पुलिस जो है इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते तकरीबन 1 महीने बाद पुलिस को कामयाबी मिली। ये तो 21 जून को लाश मिली थी, आप समझ लीजिए इन सारे इन्वेस्टिगेशन में 25 जून तक का वक्त लगा होगा। 25 जून के बाद समझ लीजिए 25 जुलाई या 30 जुलाई के आसपास पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को कामयाबी ये मिली कि एक आदमी ने नाला सोपारा से ही पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन करके बताया कि आज हमें मुख्तार ने फ़ोन किया था और मुख्तार ने फ़ोन करके ये बताया कि उसका जो मोबाइल फ़ोन है उसका वो EMI नहीं भर पाया है, तो मैं उसके मोबाइल फ़ोन का EMI जो है डिपॉजिट कर दूं, भर दूं, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस ने फ़ौरन उससे कहा कि अच्छा लाओ, किस नंबर से फ़ोन किया था, हमें फ़ोन नंबर दो। तो पुलिस को जब फ़ोन नंबर मिली तो पुलिस ने उस फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर लगाया। ये एक नया नंबर था और जब इस फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो पुलिस को ये पता चला कि ये फ़ोन नंबर गाज़ियाबाद, दिल्ली के पास का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये फ़ोन नंबर एक्टिव है। अब पुलिस की टीम फ़ौरन मुंबई से दिल्ली पहुँची और दिल्ली पहुंचकर गाज़ियाबाद में जिस जगह पर ये फ़ोन काम कर रहा था, टावर के ज़रिए पुलिस ने उस फ़ोन का लोकेशन ढूंढा और लोकेशन ढूंढकर पुलिस ने उस मकान पर दबिश दी। वहाँ मुख्तार भी मिल गया और मुख्तार के साथ ज्योति भी मिल गई। तो कुल मिलाकर जो दोनों कातिल हैं वो दोनों कातिल अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे और इन दोनों से जब पुलिस ने पूछताछ की, पुलिस ने इनको जब पकड़ लिया तो दोनों ने कहा कि हाँ, हमने ही कृष्णा का कत्ल किया था और हमारे इस कत्ल में जो है हमारे दोस्त सूरज ने भी साथ दिया था कत्ल के बाद लाश निपटाने में। सूरज पहले ही पुलिस की गिरफ्त में था, आपको पता है। मुख्तार और ज्योति भी गिरफ्तार हो चुकी थी। अब पुलिस को यह पता करना था कि आखिर इन्होंने ये कत्ल क्यों किया, कृष्णा जो है उससे इनकी क्या दुश्मनी थी। तो पुलिस ने जब छानबीन आगे बढ़ाई और पुलिस ने जब इनसे पूछताछ शुरू की तो इसके पीछे भी एक लंबी और दर्दनाक कहानी निकली। एक ऐसी कहानी जिसमें आप इसको प्यार कह लें या इन्फैचुएशन कह लें, लस्ट कह लें, जो भी नाम दे, बहुत तरह के इमोशंस थे, बहुत तरह का बिट्रेयल यानी धोखाधड़ी थी, एक एंटायरली अलग कहानी थी। अब पुलिस को ये कहानी पता करनी थी क्योंकि पुलिस अब इस कत्ल में जो कातिल थे उनको गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस को मकतूल यानी मरने वाले का पता चल चुका था, सब कुछ साफ था, लेकिन पुलिस को मोटिव पता नहीं था, यानी कत्ल की वजह क्या है ये पुलिस को नहीं पता थी। तो ये बात पता करने के लिए पुलिस ने अब तफ्तीश आगे बढ़ाई और ज्योति से और मुख्तार से पूछताछ शुरू की। ज्योति ने पुलिस को ये बताया कि वो बेसिकली उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की रहने वाली है। महाराजगंज आपको पता है गोरखपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है और बिल्कुल नेपाल का बॉर्डरिंग इलाका है। ज्योति जो है अपने यंग एज में थी, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, यही तकरीबन 18-19 साल उसकी उम्र थी और इसी उम्र में उसको अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। और गांव के लड़के से जब प्यार हो गया तो वो अपने गांव के उस लड़के के साथ लखनऊ भागकर चली आई और
उन दोनों का प्लान था कि वो शादी करेंगे, साथ में रहेंगे। लेकिन इसी बीच ये बहुत हड़बड़ी वाला अफेयर था जिसे कहते हैं। इसी बीच उस लड़के को जब ये पता चला कि ज्योति जो है उसका एक भाई पुलिस में है, तो वो लड़का डर गया। उसको लगा कि अरे मैंने पुलिस वाले की बहन जो है उसको मैं भगा कर लखनऊ लेकर आया हूँ महाराजगंज से, तो कहीं वो पुलिस वाला जो है मुझे जेल न भिजवा दे या मुझे कोई नुकसान न कर दे। ये सोचकर वो जो प्रेमी था वो बड़ा दब्बू और डरपोक किस्म का प्रेमी था, और वो लखनऊ में ही ज्योति को छोड़कर रेलवे स्टेशन पर वहाँ से फरार हो गया। ज्योति इससे पहले कहीं बहुत ज़्यादा घूमी नहीं थी, बहुत जिसे कहते हैं कि एक्सपोजर उसका बहुत ज़्यादा नहीं था। तो जब महाराजगंज से आकर लखनऊ के स्टेशन पर उसके प्यार ने कह लीजिए या उसके जो दोस्त है उसने उसको धोखा दिया और छोड़कर भाग गया, तो ज्योति लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। ये घटना है 2018 की। 2018 में लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर ये प्रेमी छोड़कर भाग गया और ज्योति लखनऊ के रेलवे स्टेशन में बैठकर रो रही थी। इसी बीच ये कृष्णा नाम का जो आदमी है जिसका अभी मर्डर हुआ मुंबई में, ये कृष्णा जो है ये लखनऊ में रेलवे स्टेशन पर इसने ज्योति को देखा, और ज्योति को रोते हुए देखकर ये ज्योति के पास गया और इसने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो ज्योति ने कृष्णा को पूरी बात बताई, और जिस तरह आपने देखा होगा कई फिल्मों में होता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी हुआ। यहाँ पहला प्रेमी तो चला गया, यहाँ ज्योति को कृष्णा से और कृष्णा को ज्योति से प्यार हो गया। ज्योति रो रही थी, कृष्णा भी इमोशनल हो गया। ज्योति और कृष्णा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दोनों में अफेयर हो गया। अब कृष्णा जो है वो ज्योति को लखनऊ से भगाकर मुंबई लेकर आया, और मुंबई में एक जगह है नाला सोपारा के पास में ही, जगह का नाम ओसवाल नगर है। यहाँ पर वो ओसवाल नगर में ज्योति के साथ रहने लगा। तो कुल मिलाकर लिव इन टुगेदर में ही रहने लगा, या आप इसको शादी कह ले जो कह ले, क्योंकि कोई रोकने टोकने और पूछने पाछने वाला तो था नहीं। तो कृष्णा और ज्योति लखनऊ से भागकर मुंबई आ गए, मुंबई में रहने लगे। इसी बीच ज्योति जो है उसने बातों बातों में कृष्णा को ये बताया कि मेरा भाई पुलिस में है, और पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था वो तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुमको जानकर हैरानी होगी कि मुझे मेरे घर के लोग ढूंढ रहे हैं, और मेरा भाई पुलिस में है, तो ढूंढने की वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि मेरे नाम से 30,000 रुपये का इनाम भी पुलिस ने रखा हुआ है। यानी अगर मुझे कोई ढूंढकर पुलिस को बता दे कि मैं मुंबई में हूँ या कहीं पर भी छिपी हुई हूँ, तो उस आदमी को पुलिस 30,000 रुपये देगी। ये सुनकर जो है वो कृष्णा की नीयत बिगड़ गई। कृष्णा उसके साथ रहता था, उसका प्रेमी था, लिव इन टुगेदर में था, रिलेशनशिप में थे। लेकिन कृष्णा को लगा कि चलो यार बहुत हुआ, अगर ये ज्योति नाम की लड़की को उसके घर के हवाले में कर दूं तो मुझे 30,000 रुपये एकदम करारे नोट मिल जाएंगे और मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। तो कृष्णा की नीयत बदल गई और कृष्णा ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया, और पुलिस को फ़ोन करके उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में ये बताया कि ज्योति नाम की एक लड़की आपके इलाके से गायब है, वो मेरे पास ओसवाल नगर नाला सोपारा मुंबई में है। अगर आपको ये लड़की चाहिए तो आप रुपए लेकर आओ, रुपए दे जाओ, लड़की ले जाओ। बता तो इसने दिया, और ये रुपए का इंतज़ार भी करने लगा। इसको ये भी लगने लगा कि चलो पुलिस आएगी तो ज्योति को उसको हवाले कर दूंगा और मैं रुपए भी ले लूँगा। लेकिन रहता तो वो उसी कमरे में था ज्योति के साथ। रात को इसने फिर शराब पी। शराब पीने के बाद ये सेंटी हो गया। सेंटी होने के बाद उसने कृष्णा को ये बताया कि मैंने तो 30,000 के लालच में तुम्हारे बारे में महाराजगंज पुलिस को फ़ोन कर दिया है, यूपी पुलिस को फ़ोन कर दिया है, और अब पुलिस आती ही होगी। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे 30,000 नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए, बताओ मैं क्या करूं। रोने लग गया वो। जब वो रोने लग गया तो ये जो ज्योति है इसका दिमाग घूम गया। इसको लगा कि अरे ये तो मेरा प्रेमी है जिस पर मैं भरोसा करके इतनी दूर आई हूँ, बल्कि दूसरा प्रेमी, और ये भी मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। तो उसको बड़ी दिल में चोट लगी।
और उसने फौरन ये किया कि उसने कृष्णा से ये कहा कि चलो कृष्णा, अब तुमने जो गलती कर दी वो तो तुमने कर दी, अब हम ये घर फौरन छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम ये घर अभी तुरंत रातों रात नहीं छोड़ेंगे तो ये हो सकता है कि कल को यूपी पुलिस आ जाए और मुझे पकड़ ले, हम दोनों अलग भी हो जाए, तुम्हें 30,000 रुपये भी मिल जाए, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। तो कृष्णा तो दारू पीकर ऐसे ही इमोशनल हो चुका था, सेंटी हो चुका था, तो उसको और दुख होने लगा। उसको लगा कि नहीं, अब हमें फौरन ये ओसवाल नगर वाला जो घर है इसे छोड़ना होगा। अगले दिन ये लोग नाला सोपारा में ही ओसवाल नगर छोड़कर संतोष भुवन नाम की एक और लोकेलिटी है वहां पर शिफ्ट हो गए। मतलब कृष्णा और ज्योति ओसवाल नगर वाला घर छोड़कर संतोष भुवन चले आए। किसी को नहीं बताया। संतोष भुवन में एक चौल में एक कमरा किराए पर लिया और वहां दोनों सेटल हो गए। यहां संतोष भुवन में जहां पर ये शिफ्ट हुए, यहां पर मुख्तार नाम का जो लड़का था वो उसी के कमरे के बगल में किसी के पास आता जाता था। बेसिकली मुख्तार का मामा जो है संतोष भुवन में रहता था और मुख्तार अपने मामा के पास आता जाता था। अच्छा, ये जो कृष्णा है, आप लोगों को पता है कृष्णा के कत्ल के समय ही ये बात सब पता चली थी कि कृष्णा जो एक होटल में काम करता है। तो ये एक कैटरिंग के काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए पुणे गया हुआ था। जब पुणे गया हुआ था तो ये मुख्तार नाम का लड़का जो कृष्णा और ज्योति के कमरे के बगल में अपने मामा से मिलने आता था, इस मुख्तार के साथ अब ज्योति की नज़दीकियां हो गई। मुख्तार और ज्योति में अफेयर हो गया। 1 महीने के बीच में ही अफेयर हो गया। और इसी 1 महीने के दौरान ये जो आदमी है कृष्णा, ये कैटरिंग के सिलसिले में गया हुआ था पुणे। जब वो पुणे से वापस लौटा कृष्णा के पास, तो उसने कृष्णा के करीब आने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा के मन में वो चिढ़ और नफरत घर कर गई थी। माफ कीजिएगा, ज्योति के मन में कृष्णा के प्रति कि भाई इसने मुझे धोखा दिया और पुलिस से मुझे पकड़वाने वाला था। तो ज्योति जो है वो कृष्णा से अब खार खाने लगी थी, गुस्सा होने लगी थी। और ज्योति जो है वो उसका झुकाव हो गया था मुख्तार के प्रति। तो मुख्तार को उसने कृष्णा के इस धोखाधड़ी के बारे में बता भी दिया था और मुख्तार को उसने ये भी बताया था कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं कृष्णा के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन कृष्णा जब 1 महीने कामकाज के बाद पुणे से मुंबई आया, तो मुंबई आने के बाद वो ज्योति के कमरे पर गया और ज्योति से उसने मिलने की कोशिश की और ज्योति के साथ वो रहा भी, ज़बरदस्ती रहा भी उसके कमरे पर। और वहाँ पर उसने शराब वराब भी पी और शराब पीकर उस रात को वो ज्योति के कमरे पर ही सो गया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ज्योति जो है अब मुख्तार से प्यार करने लगी थी और मुख्तार के साथ रहना चाहती थी। तो मुख्तार को उसने ये भी बताया था कि इस कृष्णा ने मुझे धोखा दिया और पुलिस वालों को मेरे बारे में इसने बता दिया है, मैं तो यहाँ छिप कर रह रही हूँ। तो मुख्तार ने ज्योति के साथ मिलकर सोए हालत में कृष्णा का कत्ल कर दिया। मुख्तार एक भारी सा हथौड़ा लेकर पहुंचा और उसने कृष्णा के चेहरे पर सोए हुए हालत में ताबड़तोड़ हथौड़े से कई वार किए। इतने वार किए कि खून की धार बह निकली और वो खून के छींटे उसी दीवार के कमरे में भी लगे जिस पर उसने पेंटिंग करके वो लाश छिपाने की कोशिश की थी। जब मर्डर हो गया तो मुख्तार ने अपने दोस्त सूरज कुमार झा को बुलाया। सूरज कुमार झा की मदद से प्लास्टिक के बैग में वो लाश भरी और बाइक पर ले जाकर वो लाश निपटा कर आया। लाश निपटा कर आने के बाद सूरज कुमार झा को बोला कि अब तुम यहाँ से जाओ, कमरे में हम ताला लगा रहे हैं। सूरज कुमार झा बोला मैं कहाँ जाऊँ, तुमने तो मुझे फंसा दिया। तो सूरज कुमार झा को बोला ठीक है, तुम मेरे कमरे में भी जाकर रह सकते हो, तुम्हारा अपना चौल तो खैर है ही जहाँ तुम रहते हो। तो सूरज जो है वो मुख्तार के कमरे पे जाकर रहने लगा। इधर मुख्तार और ज्योति, इन दोनों ने जो कत्ल किया था कृष्णा का, लाश निपटाकर ये दोनों वहाँ से भागकर गाज़ियाबाद चले आए मुंबई से और गाज़ियाबाद में सेटल भी हो गए थे। लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। बाकी की कहानी आपको पता है, कैसे पुलिस ने उन्हें पकड़ा और कैसे गिरफ्तार करके ले गई और कैसे ये मर्डर हुआ। आज इतना ही। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।